नमस्कार। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में और डिटेल बात करेंगे और इसको वन शॉट में हम खत्म करेंगे और डिस्कस करेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं, क्या क्या क्वेश्चन और बन सकते हैं। बिल्कुल सही आप देख रहे हो, जो लिखा हुआ है बिल्कुल सही है। इस मास स्पेक्ट्रोस्कोपी ट्रू स्पेक्ट्रोस्कोपी में नहीं आती है, इसीलिए इसका नाम क्या हो रखा है, मास स्पेक्ट्रोमीट्री। आप कभी भी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी जो अपन बोल रहे हैं उसको मास स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं बोलोगे, इसको मास स्पेक्ट्रोमीट्री कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? देखो, जो स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेसिक कंसेप्ट है वो मैंने डबल एएस में भी बताया था, उससे पहले स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी बताया था कि यहाँ पे सीधी सीधी बात करें तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है विथ द मैटर। यहां पे मास स्पेक्ट्रोमेट्री में मैटर तो है लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का नामो निशान नहीं है। यहां पे बिल्कुल अलग तरीका है और ये ध्यान रखना, ये मोर एफिशिएंट है, मोर एक्यूरेट है देन ट्रू स्पेक्ट्रोस्कोपी। जब स्पेक्ट्रोस्कोपी को लाया गया था तो हमारे लिए स्पेक्ट्रोस्कोपी एक वरदान थी, ठीक है नहीं, हर फील्ड में, क्योंकि स्पेक्ट्रोस्कोपी एक तरीके से आपको उस कंपाउंड मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन करने में हेल्प कर रही थी। लेकिन जब मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का कंसेप्ट आया तो इसने पूरे मॉलिक्यूलर डिटेक्शन की या स्ट्रक्चर डिटेक्शन की सबकी पूरी की पूरी तस्वीर ही चेंज कर दी, पूरी की पूरी। क्यों? क्योंकि मास स्पेक्ट्रोस्कोपी या मास स्पेक्ट्रोमीट्री, स्पेक्ट्रोस्कोपी तो बोलना ही नहीं है, है ना। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट देने में कैपेबल है। आप नॉर्मल एनालिटिकल डाटा से भी निकाल सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है नहीं है, वो आसान कर देती है कौन? मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी की शुरुआत बहुत पुरानी है, 1898 में विल्हेम वीन नाम के वैज्ञानिक ने इसको डिस्कवर किया था और इसने सोचा था कि ऐसा ऐसा हो सकता है। उसके बाद जे थॉमसन ने इसको यूज में लिया था। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी डिस्कवरी इसने की है, जे थॉमसन ने इसको आगे बढ़ाया, प्रमोट किया, ठीक है नहीं है। समझ में आई बात? एक्चुअल में जो जे थॉमसन था उसने तो आइसोटोप्स के बारे में या आइसोटोपिक डिटर्मिनेशन के लिए यूज में लिया था इसको, ठीक है नहीं है। लेकिन आजकल इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, बहुत यूं मान लो कि वाइडली यूज की जाती है आपकी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर आपके पास किसी की भी डाटा नहीं हो, अकेले मास की हो, तो बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से आपको स्ट्रक्चर का पता लग जाएगा, ठीक है नहीं है। कोई दिक्कत, कोई समस्या? स्टार्ट करते हैं अपन इसको। तो इसमें सबसे पहले ये देख लेते हैं कि भाई क्या क्या पढ़ने वाले हैं अपन। यहां पे सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसकी बेसिक प्रिंसिपल की, ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, यहाँ पे क्या चलता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला प्रिंसिपल तो काम में आएगा नहीं, अगर स्पेक्ट्रोस्कोपी का होता तो हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन देने पर काम चल जाता, लेकिन यहाँ पे पूरा डिटेल से समझाना पड़ेगा क्योंकि नई स्पेक्ट्रोस्कोपी है, हटके स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटेशन पूरा ढंग से देखना पड़ेगा। जब तक इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में समझ में नहीं आएगा तब तक आगे की कहानी समझ में नहीं आएगी। समझ में आई? इंस्ट्रूमेंटेशन को आना बहुत जरूरी है। सेट और इंस्ट्रूमेंटेशन के पार्ट्स ही हैं ये। आयोनाइजेशन मेथड्स कि आप आयंस कैसे बनाओगे, ये मेथड है जिसमें EI है, CI है, FD है, FAB है, माल्डी है, थर्मोस्प्रे है, ESI है, APCI है और एक है APPI। इन सब की डिटेल से अपन स्टडी करेंगे। बेसिकली और भी होते हैं लेकिन मैंने वही उठाए हैं जो जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं, जनरली एग्जाम में आते हैं, ठीक है नहीं है। फिर है मास एनालाइजर। तो मास एनालाइजर भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे मैग्नेटिक सेक्टर है ना, मास एनालाइजर है, उसमें सिंगल फोकसिंग, डबल फोकसिंग, ठीक है नहीं है। एक है आयन ट्रैप, एक है आपका क्वाड्रुपोल, एक है टाइम ऑफ फ्लाइट, बहुत सारी मास एनालाइजर है। लेकिन हाँ, पढ़ेंगे अपन 3-4 मास एनालाइजर तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे कम से कम, ठीक है नहीं है। तो मास एनालाइजर का रोल क्या होता है, कैसे काम में आता है, ठीक है। इसके बाद में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन कैसे होता है। यहाँ पे क्या होता है कि ये जो अपन आयोनाइजेशन मेथड यूज में लेके मॉलिक्यूल को आयनाइज करते हैं, आयनाइज करने के बाद यानी आयनाइज करेंगे विद हाई एनर्जी,
उसको खूब एनर्जी सप्लाई की जाती है, तो वो एनर्जी जब उसको दी जाती है, बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी उसको मिलती है, तो वो क्या करता है, आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल फर्दर फ्रेगमेंट होता है और छोटे छोटे आयंस बनाता है। ठीक है नहीं है? तो वो फ्रेगमेंटेशन किस पैटर्न से होता है, किस कंपाउंड में किस प्रकार से होता है, वो सारा यहाँ डिस्कस करेंगे। फिर कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है। बेसिक टर्मिनोलॉजी का मतलब ये हो गया कि छोटे छोटे वर्ड्स यहाँ पे आएंगे, वो सारे अपन को करने हैं। जैसे मास स्पेक्ट्रम किसे बोलते हैं, M2Z क्या होता है, ये सारी टर्मिनोलॉजी अपन डिटेल से पढ़ेंगे। एप्लीकेशन है कि मास स्पेक्ट्रोस्कोपी को कहाँ अप्लाई करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, और फिर है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेगमेंट। तो ये 8 पॉइंटों में आपकी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी खत्म हो जाएगी। ठीक है भाई। तो देखो सबसे पहले समझने वाली बात ये है कि बेसिक प्रिंसिपल तो पढ़ेंगे अपन, लेकिन उससे पहले तुम्हारे आपके दिमाग में ऐसी चीज मैं फिट कर देना चाह रहा हूं कि मास स्पेक्ट्रोस्कोपी जब तक चले तब तक ये चीज दिमाग में घूमती रहनी चाहिए। सबसे पहले जो अपना आयन सोर्स है, उस आयन सोर्स में सैंपल का इंट्रोडक्शन कैसे होगा, समझ में? तो सैंपल इंट्रोडक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं अपन इनलेट सिस्टम। क्या बोलते हैं? इनलेट सिस्टम। कि आपका लगाया गया सिस्टम कैसा है, जो सैंपल का इंट्रोडक्शन करेगा किसमें, आयन चेंबर में, जहां पे आयोनाइजेशन होगा, आयंस बनेंगे, जिसको आयन सोर्स कहा गया है। ठीक है कि नहीं? क्लियर है? तो ये डायरेक्ट देखो, डायरेक्ट इफ्यूजन से हो सकता है, गैस क्रोमेटोग्राफी से हो सकता है, हाँ जी, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी से हो सकता है, वो चाहे HPLC हो चाहे IC हो। ठीक है कि नहीं है? कैपिलरी से हो सकता है, कैपिलरी से हो सकता है, या कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस से हो सकता है। ठीक है? डायरेक्ट आयोनाइजेशन से हो सकता है, या डायरेक्ट इंसर्शन प्रोब से हो सकता है। अब कौन सा मेथड यूज में ले रहे हैं, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? एक तो आयन सोर्स के ऊपर कि कौन कौन से आयन सोर्स है, कहां कौन कौन से मेथड आप आयोनाइज करवा रहे हो। तो अभी बताया था आयोनाइजेशन मेथड में एक तो EI है, एक CI है, एक ESI है, एक APCI है, एक APPI है। ठीक है? नहीं है? माल्डी है, शेल्डी है, ये नहीं पढ़ेंगे अपन। FAB पढ़ लेंगे, SIMS भी पढ़ लेंगे अपन, बाकी का कोई मतलब वाली बात नहीं। ठीक है? बहुत सारे होते हैं, लेकिन काम काम के पढ़ेंगे, फालतू के। तो जैसे ही अपन ने सैंपल को इंट्रोड्यूस किया, हमने उसके आयंस बनाए, आयंस को दौड़ाएंगे, फिर अपन क्या करेंगे, दौड़ाएंगे। कहां पे? एक सर्कुलर पाथ में। सर्कुलर पाथ में दौड़ाने से क्या होता है, एक चीज बताओ, जब आर्मी की या कोई पुलिस की वैकेंसी होती है तो सबसे पहला क्या होता है, दौड़ होता है। 5 किलोमीटर की दौड़ करवाते हैं, वो एक फिक्स पर्टिकुलर टाइम में कंप्लीट करनी होती है। अब जो पहले दूसरे तीसरे नंबर पे आते हैं, उन्हीं को आगे अप्रोच किया जाता है कि नहीं किया जाता। बस ये वही कंसेप्ट लगा हुआ है कि आपके पास जैसे ही आयंस आए, आयंस बने, उनको क्या करवाओ, आप डिफ्लेक्ट करवाओ और भेजो किसकी तरफ, मास एनालाइजर की तरफ। जहां पे मास एनालाइजर उनको अपने मास टू चार्ज रेशियो के हिसाब से सेपरेट कर देगा। क्या कर देगा? मास टू चार्ज रेशियो के साथ सेपरेट कर देगा। समझ में आई? और ये जो मास एनालाइजर एक कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे क्वाड्रुपोल हुआ, आपका आयन ट्रैप हुआ, टाइम ऑफ फ्लाइट हुआ, मैग्नेटिक सेक्टर हुआ, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर हुआ, डबल फोकसिंग हुआ, करेंगे बात इनकी भी। ठीक है? उसके बाद में डिटेक्टर है, तो डिटेक्टर को यही देख लेना, क्योंकि डिटेक्टर आगे बात नहीं करूंगा डिटेक्टर की। ठीक है? नहीं है? पूछा जा सकता है कि कौन कौन से डिटेक्टर होते हैं। इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लायर होते हैं, फेराडे कप होता है, फोटो मल्टीप्लायर होता है, कन्वर्जन डेनोड होते हैं, अरे डिटेक्टर होते हैं, और चार्ज डिटेक्टर होते हैं। नाम पूछ सकता है। और ये डिटेक्ट करने के बाद एम्पलीफायर को भेजता है, जो सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। देन आफ्टर कंप्यूटर रिकॉर्ड कर लेता है, और वहां पे आपको क्या मिलता है, मास स्पेक्ट्रम मिलता है। थोड़ा सा आउटलाइन दिमाग में बैठी कि भाई करने क्या वाले हैं। तो डिटेल से क्या पढ़ेंगे, ये वाली चीज 2 डिटेल से अपन को पढ़नी है, बाकी का न तो ये काम का है न ये काम का है, केवल वर्ड यूज में लेने हैं। जैसे आपकी मान लो कि इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन है, तो इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन में डायरेक्ट इफ्यूजन करवाते हैं अपन। समझ में आई बात? कोई दिक्कत? और ये जो मेल्डी APCI होती है, यहाँ पे अपन लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का यूज में लेते हैं, या कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज में लेते हैं। वो तो अपन कर लेंगे बात, क्या है क्या नहीं है, अलग अलग जगह। ठीक है? नहीं है? और इनके साथ ही ये अलग अलग आते हैं भाई। आपका जैसे इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन मेथड है, तो इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन में जनरली मैग्नेटिक सेक्टर सिंगल फोकसिंग डबल फोकसिंग काम करता है, जबकि जो आपका
माइल्डी है, पीसीआई है, यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट काम करता है इनके साथ। तो आपको आइडिया तो होना चाहिए किसके साथ कौन सा मास एनालाइजर काम का है, बिल्कुल बैठा दिमाग में। अब देखो आप समझने की कोशिश करना। अब ये पूरा एक मैं बता रहा हूं तुम्हें आउटलाइन, जो आपको अभी लिख के बताया था। सबसे पहले इनलेट सिस्टम। इनलेट सिस्टम क्या करेगा, अपने सैंपल को इंट्रोड्यूस करवाएगा आयोनाइजेशन चेंबर में, और आयोनाइजेशन चेंबर में उसका डिफरेंट आयोनाइजेशन मेथड, उनमें से एक मेथड अपन यूज मिलेंगे, उससे आयोनाइज करवाएंगे। यहां पे अपने पास आयंस बनेंगे, पॉजिटिवली चार्ज बनेंगे, नेगेटिवली चार्ज बनेंगे। जनरली मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में पॉजिटिवली चार्ज्ड एनायन यानी पॉजिटिवली चार्ज आयनों को ही महत्व दिया जाता है। उन्हीं को कहां भेजा जाता है, डिफ्लेक्टर प्लेट के थ्रू मास एनालाइजर में भेजा जाता है, उन्हीं को। समझ में आई? बोले सर नेगेटिव आयनों का क्या होगा? नेगेटिव आयनों को यही आयोनाइजेशन चेंबर से पंप आउट कर दिया जाता है, बाहर भेज दिया जाता है। ठीक है नहीं है? तो नेगेटिव आयन या नहीं आएंगे, ठीक है नहीं है? क्या नेगेटिव आयन का डिटर्मिनेशन नहीं हो सकता मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में? हो सकता है। गलती से ये मत कह देना कि केवल ओनली पॉजिटिव आयन डिटेक्ट होते हैं। भैया मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में नेगेटिव आयन भी डिटेक्ट हो सकते हैं, लेकिन अपन क्या करते हैं, अपन तो पॉजिटिवली डिटेक्ट करेंगे। ठीक है नहीं है? जैसे ये काम होगा वैसे ही ये देखो एक सर्कुलर पाथ है पूरा का पूरा, इस सर्कुलर पाथ को अपन बोलते हैं मास एनालाइजर। ठीक है नहीं है? जनरली सर्कुलर होता है, लेकिन कईयों में स्ट्रेट भी होता है, कईयों में अलग अलग तरीके के होते हैं, कईयों में कैसा होता है एस शेप भी होता है, अलग अलग है ये। लेकिन अपन मैग्नेटिक सेक्टर मास एनालाइजर के हिसाब से बात करेंगे तो यहां पे क्या होता है, इन आयनों को दौड़ाया जाता है। दौड़ते हैं, कैसे दौड़ेंगे? इनको एक्स्ट्रा एनर्जी दी जाती है। एक्स्ट्रा क्या दिया जाता है? काइनेटिक एनर्जी दी जाती है बाय द अप्लाइड पोटेंशियल। तो अप्लाइड पोटेंशियल यहां से अप्लाइड कर रहे हैं अपन पोटेंशियल, और कुछ जो पोटेंशियल होगा आपका इसको दौड़ाने के लिए ये रहा, और यहां से सेपरेट करने के लिए जो है वो मास एनालाइजर काम आएगा। और मैग्नेटिक फील्ड अपन क्या करेंगे, यहां पे लगाएंगे। जैसे मान लो कि यहां पे मैंने क्या लगा दिया, आपका मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया साहब, ये लगा दिया मैग्नेटिक फील्ड, लगा दिया मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड एच अपन दे रहे हैं यहां पे, जिससे क्या होंगे, ये आयंस मास टू चार्ज रेशियो के हिसाब से लाइन बनाकर पहुंचेंगे, ऐसे नहीं पहुंचेंगे। जैसे मान लो अभी बात कर लेंगे अपन कि पहले कौन पहुंचेगा बाद में कौन पहुंचेगा, डजंट मैटर। जैसे मान लो कि ये कुछ आयन है, ये एक साथ पहुंचेंगे यहां पे, ठीक है। कुछ आयन ऐसे हैं कि ये एक साथ पहुंचेंगे, कुछ आयन ऐसे हैं ये एक साथ पहुंचेंगे। इनको मास टू चार्ज रेशियो में क्या कर देगा, डिफरेंशिएट कर देगा। कौन? मास एनालाइजर। और जैसे ये डिफरेंशिएट होंगे वैसे ये डिटेक्टर के ऊपर जाके डिटेक्ट होंगे। एम्पलीफायर, रिकॉर्डर और रिलेटिव एविडेंस और मास टू चार्ज रेशियो के बीच में आपको क्या मिल जाएगा, मास स्पेक्ट्रम मिल जाएगा। अब इस मास स्पेक्ट्रम की हमको स्टडी करनी होती है, ठीक है नहीं है? मास टू चार्ज रेशियो क्या है? कुछ भी नहीं है बेटा, मोलिकुलर वेट निकालो आप। CH4 का मोलिकुलर वेट कितना है? 12 4 16 16 है सर। मोलिकुलर वेट निकालो और उसमें उस पे आने वाले चार्ज का भाग दे दो, डिवाइड कर दो। तो जनरली चार्ज 1 ही आता है, बहुत कम होते हैं। जैसे पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वहां पे डबली चार्ज बनते हैं, वहां पे 2 होता है। लेकिन जनरली अपने यहाँ पे सिंगल चार्ज आयन स्पीसीज ही बनती है। और जब सिंगल आयन स्पीसीज बनेगी तो मास टू चार्ज केवल, मास टू चार्ज रेशियो केवल मास बन के रह जाता है, मोलिकुलर वेट बन के रह जाता है। समझ में आई बात? तो एक्चुअल में जो सबसे ज्यादा एम अपॉन ई पर आता है या जिसका मोलिकुलर वेट सबसे ज्यादा होता है वो लास्ट में अपीयर होता है, ठीक है नहीं है? और वो अपीयर होएगा, उसको अपन बोलते हैं मोलिकुलर आयन पीक या पेरेंटाइन पीक, ठीक है नहीं है? जिस मोलिक्यूल का आप आयोनाइजेशन करवा रहे हो तो सबसे पहले आयोनाइजेशन टेक्निक उस मोलिक्यूल के ऊपर गिरेगी। उसका थोड़ा बहुत अंश ऐसा होगा जो पूरे मास एनालाइजर में बिना यहां पे बिना स्प्लिटिंग किए हुए, फ्रेगमेंटेशन किए हुए वो चुपचाप यहां से निकलकर यहां डिटेक्ट होएगा, ठीक है नहीं है? और जैसे डिटेक्ट होएगा उसकी एम अपॉन ई वैल्यू हाईएस्ट मोलिकुलर वेट पर आएगी। सिग्नल जो आएगा, इसका सिग्नल जो आएगा वो हाईएस्ट एम अपॉन ई पर आएगा। उसको पेरेंट आयन कहते हैं क्योंकि वो पहला आयन है, उसको मोलिकुलर आयन भी बोलते हैं। और यहां पे स्पेक्ट्रम में जो पीक आएगी उसको पेरेंट आयन पीक या मोलिकुलर आयन पीक बोलते हैं। समझ में? उसके बाद क्या होता है कि जैसे यहां पे आयोनाइजेशन हुआ
तो आयोनाइजेशन आपने पेरेंट आयन का करवाया, अभी चर्चा करेंगे अपन। तो पेरेंट आयन क्या होता है, कई बार इधर से यहां डायरेक्ट डिटेक्ट होने की बजाय बीच में यहां पे फ्रेगमेंटेशन करने लगता है, और फ्रेगमेंटेशन होते हैं बहुत सारे अलग अलग मोलिकुलर वेट के आयंस बनते हैं। क्या बनते हैं? अलग अलग मोलिकुलर वेट के आयंस बनाता है वो, आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे क्या होता जाता है, फ्रेगमेंट होता हुआ चलता है। वो फ्रेगमेंटेशन पैटर्न देखेंगे कि आगे से आगे कैसे फ्रेगमेंटेशन होता है, और फिर अपन रिप्रेजेंटेटिव मॉलिक्यूल्स उठाएंगे लास्ट में, तब आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से किस मॉलिक्यूल में आपको फ्रेगमेंटेशन करवाना है। एल्केन में फ्रेगमेंटेशन अलग तरीके से होता है, एल्कीन में अलग होता है, कार्बोनिल में अलग होता है, एरोमेटिक कंपाउंड्स में अलग होता है। समझ में? तो ये बाकी के जो M/E है हाईएस्ट के इधर, ये सारे के सारे जो आयंस हैं उनके आ गए ये पीक्स या सिग्नल्स। इन सिग्नल्स को डॉटर आयन सिग्नल्स कहा गया है। क्या कहा गया है? डॉटर आयन सिग्नल्स। ठीक है नहीं है? अब ये डॉटर आयन सिग्नल्स जो हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। कुछ की पीक सबसे ऊपर होगी, कुछ की पीक छोटी छोटी होगी, कुछ की मॉडरेट होती है, और ये एक्चुअल में उस बनने वाले कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। बात समझ में? बनने वाले कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। इसलिए मास स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ने से पहले या समझने से पहले कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी आना जरूरी है। अगर आपको कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी आती है तो आप आराम से पता लगा सकते हो कि ये सबसे ऊंची पीक किसकी है। स्टेबिलिटी सीधी सीधी हाफ लाइफ के प्रोपोर्शनल होती है। जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उसका हाफ लाइफ ज्यादा होगा, और जिसका हाफ लाइफ ज्यादा होगा वो ज्यादा मात्रा में बनेगा यहाँ पे, और ज्यादा मात्रा में बनेगा तो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट, ज्यादा से ज्यादा उसका जो परसेंटेज है वो डिटेक्टर के पास जाके डिटेक्ट होगा, और उसकी पीक या सिग्नल जो है वो हाईएस्ट आएगी। मास स्पेक्ट्रम में हाईएस्ट पीक 100% मानी जाती है। हाईएस्ट पीक क्या मानी जाती है? 100%। बाकी की उसकी रिलेटिव मानी जाती है। जैसे मान लो कि इसको 72% बोल दिया, इसको 68% बोल दिया, इसको 59% बोल दिया, इसको 42% बोल दिया, इसको 35% बोल दिया, और इसको अपन ने बोल दिया 20%। परसेंटेज के हिसाब से चलता है। इसको परसेंटाइल मेथड बोलते हैं अपन। जैसे निकलते हैं गेट में एक जो बच्चा टॉप करता है उसका 100 मान लेते हैं, 99.99 मान लेते हैं, बाकी ये सबका उसके हिसाब से कैलकुलेट होता है कि नहीं होता? हाँ, तो ये 100% है। तो ये रिलेटिव अबंडेंस है। जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा उसकी रिलेटिव अबंडेंस ज्यादा, जिसकी स्टेबिलिटी वेरी पुअर या बहुत कम है उसकी रिलेटिव अबंडेंस भी क्या होगी? पुअर होगी, कम होगी। और जिसकी रिलेटिव अबंडेंस सबसे ज्यादा होती है उसको बेस पीक माना गया। क्या माना गया है? बेस पीक माना गया। इसको बेस पीक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस पीक, जो सबसे हाईएस्ट अबंडेंट होती है। अगर मान लो कि तुम्हें स्पेक्ट्रम दे दिया जाए ऐसा कोई, और ABCD लिख दिया जाए और पूछे कि कौन सी बेस पीक है, तो जवाब दे देना कि जिसकी अबंडेंस सबसे ज्यादा है, जिसकी हाइट सबसे ज्यादा है। ठीक है नहीं है? उसको क्या बोलेंगे अपन? बेस पीक बोलेंगे। और वो बेस पीक सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन की होती है। सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन की होती है। इसलिए कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी आना जरूरी है। कोई दिक्कत? आराम से बेसिक समझ में आया? बिल्कुल बेसिक सा फंड है, इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो हम इस स्पेक्ट्रम को स्टडी करते हैं, एनालिसिस करते हैं। स्पेक्ट्रम को एनालिसिस कैसे करते हैं मैं बता देता हूं आपको। इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक चार्ट रहता है पूरा का पूरा। मास जो PhD कर चुके हैं ना उनको तो पता है कि भाई कैसे क्या होता है। एक पूरा का पूरा चार्ट होता है। उस चार्ट में क्या होते हैं? सबके M/E लिखे हुए होते हैं। समझ में आई? हाँ, अब ये सोच रहे हो कि सर 2 सेम M/E चांसेस कम है। ठीक है नहीं है? 2 M/E सेम पर चांसेस कम है, लेकिन फिर भी आ जाते हैं तो आइडिया लग जाएगा कि या तो ये या ये। फिर और भी तो स्पेक्ट्रोस्कोपी है ना, उससे आइडिया लगा लेंगे अपन क्या है। लेकिन हाँ, 95% ये स्पेक्ट्रोस्कोपी काम कर देगी आपके स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन में। काई में? स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना आपके लिए कि ऐसा होता है इसके अंदर। बात समझ में आई? बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। तो इस स्पेक्ट्रम को हम क्या करते हैं? एनालिसिस करते हैं, और वो लिस्ट लगी हुई होती है। वो लिस्ट में सारा लिखा हुआ है कि ये अगर आपका मोलिकुलर आयन पीक हो रहा है तो इसमें से एक हाइड्रोजन निकलने पे ये आएगा, CH3 निकलने पे ये आएगा, CO निकलने पर ये आएगा।
पूरी की पूरी रहती है, उस चार्ट से मिला लेते हैं। और फिर क्या करते हैं अपन, जैसे ये मेथड अगर काम में नहीं ले रहे तो हमारे पास ओल्ड जो कंपाउंड्स हैं उनके मास स्पेक्ट्रम रहते हैं, उनको स्टैंडर्ड की तरह काम में लो और मिलाओ, इसकी फोटो इसके साथ मिल रही है कि नहीं मिल रही। जिसके साथ फोटो मिल जाए वो कंपाउंड वैसा का वैसा है ऑलमोस्ट। बात समझ में आई? IR में भी ऐसे ही करते हैं, NMR में भी ऐसे ही करते हैं। जो आपका स्टैंडर्ड है, पुराना जो आ चुके हैं कंपाउंड और नया कंपाउंड है, इसके बारे में पूछना है तो उसके स्पेक्ट्रम को मैच करवाते हैं अपन। मैचिंग से पता लगेगा। ऐसे कोई ब्रिलियंट नहीं है कि स्पेक्ट्रा देखकर बता दे कि हाँ यार ये देख लिया स्पेक्ट्रा ये इसका है, नहीं बता सकता। वो मैचिंग मेथड से ही चलेगा। समझ में आई? तो बहुत सारा का दुनिया भर का डाटा पड़ा हुआ है, बहुत सारे के जर्नल हैं, वहां पे ये सारा डाटा हुआ है, वहां जाके आराम से देख सकते हैं। यूनिवर्सिटी वाले परचेज करते हैं जर्नल्स के सब्सक्रिप्शन, ठीक है भैया। आप और मैं घर बैठ के नहीं देख सकते किस मॉलिक्यूल का, क्यों? क्योंकि अपने पास सब्सक्रिप्शन नहीं है, महंगे सब्सक्रिप्शन होते हैं। तो रिसर्च स्कॉलर के लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करवाए जाते हैं। समझ में आई बात? तो ये बेसिक आइडिया है इसका। अब जो है इसकी बात कर लेते हैं अपन थ्योरी की। तो हमने क्या किया, डिफ्लेक्ट करवाया बाय द काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² और z पोटेंशियल दिया अपन ने। देखो मास ऑफ आयन, वेलोसिटी ऑफ आयन, ठीक है नहीं है, z चार्ज ऑन आयन, और ये अपन ने जो वोल्टेज अप्लाई किया है डिफ्लेक्ट करवाने के लिए, ठीक है। तो द डिफरेंट आयन मूव विद डिफरेंट वेलोसिटी, पता है आपको, डिपेंडेंटली अपॉन देयर मास टू चार्ज रेशियो, मास के हिसाब से मूव करेगा। समझ में आई बात? While passing through the magnetic field, they are deflected and forced into a circular path, the radius of which depend upon m/e ratio। तो यहां पे दो फोर्स काम करते हैं, एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स काम करता है। कौन लगा रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स कौन लगा रहा है? बिल्कुल मास मैग्नेटिक फील्ड आपका क्या लगाएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स लगाएगा। जबकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन लगाएगा? उसकी वेलोसिटी लगाएगी, आयन जब मूव कर रहा है। तो ये वैसा ही है जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर में अपन ने देखा था, दो प्रकार के फोर्स होते हैं, ठीक है नहीं है? वही है, सेम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कोशिश करते हैं उस आयन को दीवार से टकराने से बचाने के लिए कि ये आयन आ गया बिल्कुल सीधा सीधा चले ऐसे, ठीक है नहीं है? और डिपेंड करेगा कि वो इधर से जाए कि इधर से लंबा रास्ता ले या छोटा रास्ता ले या बीच के रास्ते से चले, वो सब इसके ऊपर डिपेंड करेगा। अभी देखो कैसे। तो यहां पे आपको पता लग जाएगा कि ये दोनों फोर्स जो हैं बराबर होते हैं। यहां से v की वैल्यू निकाल कर यहां पे रखना है अपन को, रख दी। और लास्ट में अपन को क्या करना है? m/z निकालना है। क्या निकालना है? और m/z जो है आपको दिख रहा होगा, m/z जो है h² और r के प्रोपोर्शनल है। m/z किसके हैं? r² के प्रोपोर्शनल है। देखो इधर चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो मास टू चार्ज रेशियो जो है वो किसके ऊपर है? h² r² और 2 वोल्टेज इसके ऊपर। तो इसको तो छोड़ दो आप, ये तो कांस्टेंट रहता है, ठीक है नहीं है? तो m/z किसके प्रोपोर्शनल आया? h के, जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है। अब यहां पे दो केस है, ढंग से समझना। इफ अप्लाइड, इफ h इज इक्वल टू वेरी हाई, अगर ये वेरी हाई है, बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है, तो m/z जिसका ज्यादा होगा, m/z जिसका ज्यादा होगा वो पहले डिटेक्ट होगा। देखिए m/z, ठीक है नहीं? और अगर आपका h वेरी लो है, वेरी लो, ये बहुत कम है, लो है हाई है, मान लो, तो जिसकी साइज कम होती है वो पहले डिटेक्ट होता है। हालांकि ये चीजें मैं समझाऊंगा जब आपको आयनाइजेशन मेथड पढ़ाऊंगा कि कौन पहले जाएगा कौन बाद में जाएगा, तो अलग अलग टेक्निक में अलग अलग तरीके हैं भाई, कोई इलाज नहीं इनका, ठीक है नहीं है? दूसरी चीज, जो आपका r² है वो देखो m/z के प्रोपोर्शनल है, ठीक है नहीं है? इसका मतलब ये हो गया कि जिसका ये मैग्नेटिक सेक्टर कोई मास एनालाइजर है और यहां पे m1 m2 और m3 तीन अपन ने क्या ले रखे हैं? आयंस ले रखे हैं। ये लो, पहला आयंस, दूसरा आयंस और तीसरा आयन, हो गया तीनों आयन।
और तीनों आयन में ये सबसे छोटा आयन है, ये बड़ा आयन है, ये और भी बड़ा आयन है। तो अगर M/Z जिसका ज्यादा होगा वो ज्यादा सर्कुलर पाथ यानी ज्यादा बड़ा सर्कुलर पाथ बनाएगा। क्या बनाएगा? ज्यादा बड़ा सर्कुलर पाथ बनाएगा। इसका मतलब ये इस दीवार के नजदीक चलेगा मूव करते समय। और जिसका M/E कम है वो क्या करेगा? छोटा सर्कुलर पाथ बनाएगा। यही तो है 2R, और एक ये 2R बनाए मान लो यहां से यहां तक का। बड़ा सर्कुलर पाथ कौन बनाएगा? जिसका M/Z ज्यादा है। तो ये पूछ सकता है कि छोटा सर्कुलर पाथ कौन बनाता है, बड़ा सर्कुलर पाथ कौन बनाता है? वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? M/Z के ऊपर डिपेंड करेगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है कि नहीं है? चलो नेक्स्ट देखते हैं अपन कौन सा स्टार्ट करते हैं, आयोनाइजेशन मेथड। और आयोनाइजेशन मेथड में पहला मेथड कौन सा है? इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन, जिसको इलेक्ट्रॉन इंपैक्ट मेथड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन इंपैक्ट मेथड या इलेक्ट्रॉन बम्बार्डमेंट आयोनाइजेशन, EBI भी बोल सकते हैं इसको। इलेक्ट्रॉन बम्बार्डमेंट आयोनाइजेशन, EBI, FBI होता है ना वैसे। अब यहां पे क्या है? इनलेट सिस्टम लगाया। इसमें आपको एक खास बात ध्यान रखनी है। क्या खास बात ध्यान रखनी है वो सुन लेना, कि यहां पे इनलेट सिस्टम यहां से अपने सैंपल को भेजेगा, लीक करेगा, और यहां पे कॉपर प्रोब रहती है जो इस सैंपल को क्या करती है? भेज देती है। ये कॉपर प्रोब है। प्रोब का मतलब निप होती है, ठीक है? नहीं, निप लिखने वाली निप, वैसे ये कॉपर प्रोब है जो सैंपल को क्या दे रहा है। अब ये सैंपल जो है वो लीक किया जाता है ना? सैंपल लीक कर दिया गया। कहां पे? लीक इनटू आयोनाइजेशन चेंबर, इनटू आयोनाइजेशन चेंबर। आयोनाइजेशन चेंबर में लीक किया गया है, लीक कर दिया। अब लीक करते समय हमें यह रखना है, यहां पे ध्यान रखना, यहां पे कोशिश ये करनी है कि जितना हो सके उतना प्रेशर लो रखें, एट वेरी लो प्रेशर। और इस लो प्रेशर की वैल्यू पूछ सकता है आपको, एट वेरी लो प्रेशर। जनरली 10⁻⁻5 टू 10⁻³ टोर के आसपास होता है। मैं इससे भी कम लिख सकता हूं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 6 to 5 कर दो, 6 to 4 कर दो, ठीक है नहीं है? तो ये प्रेशर, इतना कम प्रेशर पे ये क्या है आपका सैंपल लीक किया जाता है। पर ध्यान रखना यहां पे आप कुछ भी ले, मेरे को कोई मतलब नहीं है। इनलेट सिस्टम में आपका सैंपल कुछ भी हो सकता है। आपका लिक्विड हो सकता है सैंपल, आपका सॉलिड हो सकता है, और थर्ड आपका गैस हो सकता है। मेरे को कोई मतलब नहीं है। लेकिन इनलेट सिस्टम क्या करेगा? डायरेक्ट इफ्यूजन करवाएगा। डायरेक्ट इफ्यूजन का मतलब सैंपल लीक कर दिया ना यहां पे। तो इसका मतलब ये इनलेट सिस्टम इस प्रकार का बना हुआ होना चाहिए कि ये जो सैंपल है वो वोलेटाइल नेचर का हो जाए। क्या हो जाए? वोलेटाइल नेचर का, या फिर बहुत छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाए। एक ही बात है, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाए एरोसोल टाइप में। लेकिन कोशिश यही करना है कि यहां पे अपन क्या वोलेटाइल सैंपल यूज में लेते हैं। तो मेरी चाहे से इनको किसी को भी लो और इनलेट सिस्टम लगाओ। अब ये लिक्विड है तो भी ये गैस के रूप में ही लीक होएगा, सॉलिड है तो भी गैस के रूप में लीक होएगा, गैस है तो गैस के रूप में लीक करेगा। इसको लिक्विड को गैस बनाना, सॉलिड को गैस बनाना, ये सारा इनलेट का काम है, अपना कोई काम नहीं है। समझ में आई? हाँ, इनलेट का काम है, ठीक है। लेकिन जनरली यहां पे हम वोलेटाइल सब्सटेंस, जो वाष्पशील प्रकृति के होते हैं सब्सटेंस, उन्हीं का इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन किया जाता है, हर किसी का नहीं किया जाता। मैंने बोल दिया आपको तीनों सैंपल, लेकिन वोलेटाइल सैंपल ही आपको यूज में लेना है। जैसे वोलेटाइल सैंपल यहां पे लीक किया जाता है, ठीक है नहीं है, तो यहां पे टंगस्टन का या रीनियम का फिलामेंट होता है, ठीक है नहीं है। किसका होता है? ये क्या है? टंगस्टन या रीनियम फिलामेंट।
फिलामेंट, फिलामेंट। और ये बल्ब की तरह जलता है। बल्ब होता है ना आपका, वही नॉर्मल बल्ब होता है जो वैसे जलता है। जैसे ये जलेगा वैसे ही ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गन में कन्वर्ट हो जाएगा। कब? जब यहां पे हाई वोल्टेज अप्लाई किया जाएगा। जैसे ही हाई वोल्टेज अप्लाई किया जाएगा ये फिलामेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एज इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन, इलेक्ट्रॉन बंदूक में कन्वर्ट हो जाएगा ये। और ये दनादन इलेक्ट्रॉनों की बौछार कर देगा किसके ऊपर, इस इनलेट सिस्टम से आए हुए वोलेटाइल सैंपल पर। और यहां से इलेक्ट्रॉन बड़ा लिख दिया, थोड़ा सा छोटा कर देता हूं इसको मैं, और भी यहां से आने को दमादम इलेक्ट्रॉन आएंगे। ये आ गया इलेक्ट्रॉन, ये आ गया इलेक्ट्रॉन की बीम आती है, दम दम दम, देखो दिख रही है आपको, ये इलेक्ट्रॉन की बीम आएगी। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन की बीम इस सैंपल के साथ इंटरेक्ट होगी तो आपको पता है क्या होगा, क्या होगा बताओ। बोले सर पहले ये तो बताओ कि इलेक्ट्रॉन बीम कितनी एनर्जी की आ रही है। तो यहां पे हमने क्या किया है, यहां पे भी वोल्टेज लगा रखा है अपन ने, हाई वोल्टेज, जिससे क्या करेंगे, ये इसकी ये मान लो कि एनर्जी को इंक्रीज करेंगे इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। वोल्टेज अप्लाई करोगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर ही आ रहा है। तो हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन टकराते हैं। इन इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जीज होती हैं वो लगभग 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मानी गई है। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी लेके आ रहा है, लगभग 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लेके आ रहा है। और जैसे ये इससे टकराएंगे वैसे ही यहां पे आयंस बनने लगेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, इस टाइप के आयंस बनने लगेंगे। और जैसे ये आयंस बनेंगे, इनमें से देखो दो डिफ्लेक्टर प्लेट होती है, एक तो नीचे की साइड होती है, एक ऊपर की साइड होती है। ये तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाला तो पॉजिटिव वाले को खींचेगा, ये पॉजिटिव आयंस इधर आ जाएंगे, सारे पॉजिटिव आयंस आ गए। और कहां भेज दिया जाएगा, टू मास एनालाइजर, मास एनालाइजर। आगे की गाड़ी अपन अलग करेंगे, पर मास एनालाइजर में भेज दिए जाएंगे किसके लिए, M/E के रेशियो में सेपरेट होने के लिए, ठीक है नहीं है। लेकिन अपन को तो इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन समझना है ना। अब होगा क्या, यहां पे ये जो नेगेटिव प्लेट, ये पॉजिटिव प्लेट है, वो नेगेटिव वाला को अट्रैक्ट करेगी और यहां से नेगेटिव आयन पंप आउट कर दिए जाते हैं। और पूरा का पूरा जो रीजन है वो वैक्यूम रखा जाता है, सैंपल के अलावा कुछ भी नहीं, वैक्यूम पूरा का पूरा। क्योंकि अगर अपन कुछ भी गैसेज वगैरह लेंगे तो वो गैसेज आयोनाइज होने के चांसेस रहेंगे, समझ में आई। वो गैसेज क्या वो होने के चांसेस रहेंगे, वो खुद आयनाइज हो जाएंगी, वो आयनाइज हो जाएंगी तो फिर पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। क्लियर है। तो ये एक छोटा सा इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन है, ज्यादा इसमें नहीं है, बस आपको ये जानना है कि कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चले अब देखो इधर, आप मान लो कि आपका M जो है वो कंपाउंड है और इसके ऊपर आपने एक इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट करवाया। किसका करवाया, बम्बार्डमेंट। और इस इलेक्ट्रॉन की खास बात क्या है, इसके पास रोटी कपड़ा और मकान, यानी 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है। जब 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी ये एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब कर लिया इसने, ये देखो एब्जॉर्ब कर लिया, और एब्जॉर्ब करते ही ये कहां चला जाएगा, हाइयर एनर्जी लेवल्स में चला जाएगा। 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी आ गई इसके पास। अब ये ग्राउंड स्टेट में आएगा, हाइयर एक्साइटेड स्टेट में चला गया, अब ये ग्राउंड स्टेट में आएगा। जैसे ही ग्राउंड स्टेट में आएगा तो भैया ये जो लेने के देने पड़ गए इसको, एक इलेक्ट्रॉन तो वो और एक इलेक्ट्रॉन इसका निकल के बाहर आ जाएगा। और यहां पे पहला आयन बनेगा जिसको अपन ने कहा है पैरेंट आयन। क्या कहा है, पैरेंट आयन या मोलिकुलर आयन। और इस मोलिकुलर आयन की M/E हाईएस्ट होगी, सबसे ज्यादा होगी, ठीक है नहीं है। उसके बाद क्या करेगा, ये जो पेरेंट आयन है अभी भी 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, क्योंकि इसने क्या किया है, इस इलेक्ट्रॉन ने इसको 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दिया है और 70 इलेक्ट्रॉन के बदले ये इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल गया। अभी भी 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसके पास है।
एक्यूरेट 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं है एक्यूरेट 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप ये मानो कि एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आयोनाइजेशन पोटेंशियल लग गया 3 से 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, मान लिया। अभी भी 65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो बचे हुए हैं ना। अब ये 65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या करेंगे, 65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इस पेरेंट आयन मोलिकुलर आयन में करवाएंगे फ्रेगमेंटेशन। क्या करवाएंगे, फ्रेगमेंटेशन। और फ्रेगमेंटेशन से बनेंगे छोटे छोटे मोलिकुलर आयंस। जैसे मान लो कि M1 बन गया, M2 बन गया पॉजिटिव पॉजिटिव, अब इससे बन गया आगे M3 पॉजिटिव, इससे आगे बन गया M4 पॉजिटिव, इससे बन गया M5 पॉजिटिव, आगे से आगे फ्रेगमेंटेशन होता जाएगा। और ये जितने भी बन रहे हैं इस फ्रेगमेंटेशन से जो बन रहे हैं वो डॉटर आयंस बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, डॉटर आयंस बनेंगे, आगे से आगे फ्रेगमेंटेशन होता जाएगा। अब बोलो सर आपने नेगेटिव आयन भी बताए थे, वो नेगेटिव आयन कहां गए है भाई, अभी चर्चा करेंगे उसके ऊपर, अभी करेंगे जस्ट। पर थोड़ा सा आइडिया लगा कि 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लेकर ये पेरेंट आयन में कन्वर्ट हो गया। पेरेंट आयन फिर देन क्या शो करेगा, फ्रेगमेंटेशन शो करेगा। और फ्रेगमेंटेशन में आगे से आगे ये क्या बनाता हुआ चलेगा, पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज बनाता हुआ चलेगा। और वो क्या बना देगा, आगे से आगे डॉटर आयंस बना देगा। अब इन डॉटर आयन में से कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है, इन डॉटर आयन में से कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है, उसकी अबंडेंस सबसे ज्यादा होगी, यानी कि वो ज्यादा पहुंचेंगे कहां पे, डिटेक्टर के पास। समझ में आई बात, जो ज्यादा पहुंचेगा इसका मतलब उसकी नेचुरल अबंडेंस ज्यादा है, अबंडेंस ज्यादा है। तो परसेंटेज अबंडेंस और M/E के बीच में वो सबसे ऊंची सबसे इंटेंस पीक देगा, जिसको हम बोलते हैं बेस पीक। ठीक है कि नहीं है। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, ये समझने की कोशिश करो ना। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, वो सुनो क्या है। ठीक है भाई, कई बार नहीं देखते क्या, अपन क्या करते हैं, किसी चीज को पैक किया अपन ने और अपन ने भेज दिया, किसी को डिलीवरी कर दी, और डिलीवरी होने के बाद उसने ये कहा कि यार ये थोड़ी मंगवाया था, हैं ये थोड़ी मंगवाया था। फिर 1-2 दिन बाद आप उसके पास पहुंचते हो, फिर देखते हो यार ये तो मैंने भेजा ही नहीं, ये कैसे आ गया तेरे पास, मैंने तो दूसरा भेजा था। गलती आपने कर दी है, किसी को दिया होगा काम आपने उड़ाने के लिए कि ये कर देना, उसने दूसरा पैक कर दिया, होता है ऐसे। तो वो चीज यहां पे भी देखने को मिलेगी, यहां पे भी देखने को मिलेगी। वो क्या है, यहां पे जो आयंस है ये फ्लाइट मोड में कहलाते हैं। यहां पे आयंस क्या कहलाते हैं, फ्लाइट मोड में। ये ध्यान रखना, जब ये मास एनालाइजर में मूव करते हैं तो ये फ्लाइट मोड में कहलाते हैं, FLIGST, फ्लाइट मोड। हाँ भाई, उड़ रहे हैं ये, फ्लाइट मोड क्या कहते हैं। और इस फ्लाइट मोड में आयन का कोई भी फ्रेगमेंटेशन नहीं होता है, यहां पे केवल और केवल सेपरेशन होता है आयन का। दिमाग में फिट करना मैं क्या कह रहा हूं। मास एनालाइजर में जब फ्लाइट मोड में रहेंगे आयंस, तो उनका क्या नहीं होता है, कभी भी फ्रेगमेंटेशन नहीं होता, यानी कि वो छोटे आयन में डिसोसिएट नहीं होते हैं। जो होना है वो आयोनाइजेशन चेंबर में ही होगा। समझ में आ गई। अगर मान लो कि यहां पे फ्रेगमेंटेशन हो तो क्या होगा, ये भी तो बात है। यहां पे फ्रेगमेंटेशन हो जाए, कोई जरूरत नहीं आप किसी की डिलीवरी करवाने चाहे तो घर पे हो या हॉस्पिटल में, बहुत सारे कैसे लोग होते हैं, रास्ते में हो जाती है डिलीवरी, ट्रैक्टर में लेके जाते हैं दशकों में काम। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है। तो एक्चुअल में आयोनाइजेशन चेंबर और डिटेक्टर के बीच में कोरिलेशन होता है। आयोनाइजेशन चेंबर बोलता है कि मैंने 91 M/E का कैटायन रवाना किया है, तेरे पास पहुंचा नहीं पहुंचा 91 M/E का, बोले पहुंच गया साहब, पहुंच गया। जो आयन यहां पे बनता है वो ही डिटेक्ट होता है, तो वो देता है शार्प पीक। क्या देता है बेटा, शार्प पीक, ऐसे शार्प सिग्नल देता है, या शार्प पीक देता है, बिल्कुल शार्प, बिल्कुल बारीक लाइन आएगी उठकर, लाइन। समझ में आई बात। कब, जब जो यहां से निकला है वो यहां डिटेक्ट हो। समझ में आई। और अगर मान लो कि यहां से निकला है वो यहां पे डिटेक्ट ही नहीं हुआ, बीच में ही कबाड़ा हो गया, कबाड़ा होने का मतलब यहां पे वो उसने क्या कर दिया, फ्रेगमेंटेशन शुरू कर दिया। तो यहां से निकला
यहां से निकला और यहां पे 65 पर ही ये क्या हो रहा है, आ रहा है। 91 का निकला था लेकिन 65 पर ही क्या हो रहा है, ऑब्जर्व हो रहा है। तो ये इससे पूछेगा अरे तूने क्या कर दिया, बोले मैंने कुछ नहीं किया। इससे पूछ क्या किया है, ये जवाब देगा, बोले मेरा फ्रेगमेंटेशन हो गया कहां पे, ड्यूरिंग द फ्लाइट मोड। उस टाइम पे पीक थोड़ी डिफ्यूज हो जाती है। क्या हो जाती है, डिफ्यूज, और उसकी रिलेटिव इंटेंसिटी भी कम हो जाती है, क्योंकि ऐसे बहुत कम आयन होते हैं जो ड्यूरिंग द फ्लाइट फ्रेगमेंटेशन होगा या ड्यूरिंग द फ्लाइट फ्रेगमेंटेट होते हैं। ऐसे बहुत कम आयंस होते हैं, हर कोई नहीं होता है, ठीक है नहीं है। और वो थोड़ी सी क्या करेगा, डिफ्यूज पीक देगा, ऐसे मोटी पीक, डिफ्यूज फैली हुई। ऐसी पीक को कहा जाता है मेटा स्टेबल आयन पीक। क्या कहा गया है, मेटा स्टेबल आयन पीक, आयन पीक। क्या कहा गया है, मेटा स्टेबल आयन पीक, ठीक है नहीं है, हैं? तो मान लो कि हमने M1 को रवाना किया है यहां से, कैपिटल M1 को, और यहां पे स्मॉल m1 अपन को मिला। तो मेटा स्टेबल आयन पीक की जो पोजीशन आएगी M स्टार, वो कैसे आएगी, M1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई M1। तो 65 का स्क्वायर कर दो, 91 से डिवाइड कर दो, आ जाएगी, क्या दिक्कत होगी, बात समझ में आई। तो पता लग जाएगा किस M/E पर आ रही है, डिफ्यूज आ रही है, मेटा स्टेबल पीक आती है। और मेटा स्टेबल पीक कब आएगी, दिमाग में फिट कर लेना, जो यहां से निकला है वो यहां डिटेक्ट नहीं हो, कहां पे गड़बड़ हो जाए, फ्लाइट मोड, जिस टाइम पे ये मास एनालाइजर में मूव करें उसी टाइम पे क्या हो जाए, फ्रेगमेंटेशन हो जाए। और फ्रेगमेंटेशन होने की वजह से जो आयन यहां से निकला था वो यहां डिटेक्ट नहीं होगा, तो वो ब्रॉड पीक बनाएगा, डिफ्यूज पीक बनाएगा, रिलेटिव लो इंटेंसिटी की पीक बनाएगा। समझ में आई। मेटा स्टेबल आयन पीक के ऊपर भी अपन बात करेंगे स्पेशल टर्मिनोलॉजी में। बेसिक टर्मिनोलॉजी जहां पे पढ़ेंगे ना अपन, वहां पे बात अपन इसकी करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन में अपन क्या पढ़ रहे थे, हाँ जी, इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन में अपन पढ़ रहे थे कि ये आपका 1 इलेक्ट्रॉन लिया 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को लेकर ये बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, और एक्साइटेड इतना होता है कि ये इलेक्ट्रॉन इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन भी निकाल के ले आता है और इसके ऊपर क्या लाता है। अब आप कहोगे सर नीचे डॉट क्या लगाया है, डॉट इसलिए लगाया है कि ये जो इलेक्ट्रॉन निकलने की प्रथा है, जनरली अपन यहाँ पे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की स्टडी करते हैं जनरली, समझ में आई बात। और सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, ये पूछा जा सकता है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन लोन पेयर से होता है, अगर कहीं पे लोन पेयर है तो लोन पेयर से भगाना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन। फिर कहां से भगेगा, बोले सर डी लोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन पेयर से, डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन से निकलेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर से। फिर कहां से निकलेगा, बोले सर फिर लोकेलाइज्ड से निकलेगा, लोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन से, है ना, लोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन, और इसको अपन बोल सकते हैं लोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन। ये तो डीलोकलाइज्ड हो गया, ये लोकलाइज्ड हो गया। डीलोकलाइज्ड का मतलब बेंजीन आपके पाई इलेक्ट्रॉन निकाल रही है, ये एल्कीन। और फिर निकलेगा कार्बन, कार्बन बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन, और फिर लास्ट में निकलता है CH बॉन्ड से। कहां से निकलेगा, CH बॉन्ड से। ये भी पता होना चाहिए, ये ऑर्डर पता होना चाहिए कहां से निकलता है सबसे पहले। और एनर्जी का ऑर्डर उल्टा होगा, अगर कोई आपसे पूछ ले कि कौन किस में ज्यादा एनर्जी लगेगी, सबसे ज्यादा एनर्जी इसमें लगती है, सबसे कम एनर्जी इसमें लगेगी। और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन इजेक्शन, जो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो कहां से निकलेगा। अब जैसे इसको समझने की बात करना, समझना, इसको समझने की कोशिश करना। ये जैसे पाई इलेक्ट्रॉन है आपके, और मैंने इसको 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो ये किस प्रकार से आयनाइज होगा। इसको लिखने के 2 तरीके हैं, अभी बताऊंगा। देखो, एक तरीका तो ये है भाई, इसको बोलते हैं लिटरेट वे। क्या कहते हैं, लिटरेट वे, इसको लिटरेट वे बोलते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। और एक होता है एक्यूरेट वे, बिल्कुल सही आप बता सको कि ये जो 1 इलेक्ट्रॉन दिया है, ये 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपने दिए हैं, उसने निकाला कहां से है इलेक्ट्रॉन, यहां से निकाला है। ये दिख गया आपको,
2 इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पे, ये 2 इलेक्ट्रॉन थे ऐसे, उन 2 इलेक्ट्रॉनों में से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। या तो ऐसे लिखो लिटरेट वे या एक्यूरेट वे लिखो, आपकी इच्छा हो जैसे लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। समझ में आया ना? तो कोई सा भी तरीका आप अप्लाई कर सकते हो, वो आपके मूड के ऊपर डिपेंड है। अगर आपको समझ में आता है, अगर ये सीक्वेंस समझ में आती है तो आप ऐसे करोगे, नहीं आता है तो बाहर निकल कर आ जाओगे आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है? अब घबराओ मत, यहाँ पे डीलोकलाइजेशन होता है पॉजिटिव रेडिकल का, तो आप इधर उधर ये चारों ओर देख सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है? नहीं, अब बात करते हैं कि सर आपने नेगेटिव आयंस की भी बात की थी ईआई में, तो उसकी क्या है? तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, मान लेते हैं कि एबी मॉलिक्यूल अपने पास गैसियस फेज में है, 1 इलेक्ट्रॉन अपन दे रहे हैं जिसकी एनर्जी कितनी है, 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? अब क्या हुआ, बोले सर ये कार्यक्रम हो गया, ये तो मैंने बताया था, ये तो होना ही था, ये तो होना ही था, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है? नहीं है? दूसरा क्या कार्यक्रम हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबल ये है, ए बी माइनस इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर जाए, ये तो पूरे हुई, तो बन गया नेगेटिव, बढ़ गया ना, है भाई? और ये कहीं जाके इस बॉन्ड को तोड़ने की कोशिश करे, जस्ट लाइक दिस, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसको तोड़ने की कोशिश करे, और ये एक इलेक्ट्रॉन एक के साथ चला जाए, तो एक पर तो आएगा रेडिकल और एक पर बनेगा लोन पेयर टाइप में, ऐसे नेगेटिव चार्ज बन गया नेगेटिव। पॉसिबिलिटी खूब होती है, इसलिए आयंस खूब बनते हैं यहाँ पे, टेंशन मत लो आप। ठीक है? नहीं है? एक ये है कि ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव बन जाए, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, ये भी बन सकता है। ठीक है? नहीं है? एक ये भी हो सकता है, हाँ जी, ए पॉजिटिव, हाँ जी, बी रेडिकल मान लो। ठीक है? नहीं है? और ये तो करवा दिया, नहीं करवाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल, बहुत सारी की पॉसिबिलिटी होती है, कौन सी आपके पास आ रही है, कौन सी नहीं आ रही, वो सब। तो सबसे मोस्ट प्रोबेबल काम क्या होता है कि वैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन आउट होता है आपका। ठीक है? नहीं है? और फिर इसमें आगे जाके क्या हो सकता है, बिल्कुल फ्रेगमेंटेशन होगा और डॉटर आयंस बनेंगे। क्या बनेंगे? डॉटर आयंस बनते हैं। क्या बनते हैं? डॉटर आयंस बनते हैं। बात समझ में आई? अब एक चीज ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन वाइडली यूज किया जाता है, बहुत ज्यादातर ये यूज में लिया जाता है, लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जब उनके ऊपर इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन मेथड अप्लाई किया जाता है तो उनकी मोलिकुलर आयन पीक या बेस पीक अपीयर ही नहीं होती। जैसे अल्कोहल, एमीन, एस्टर, समझ में आई बात? एस्टर, एसिड, ये ऐसे होते हैं जिनमें आप ईआई मेथड लगाओगे तो सही, लेकिन वहां पे मोलिकुलर आयन पीक या पेरेंट आयन पीक ऑब्जर्व नहीं होती, इसलिए हम उन सैंपल्स के लिए ईआई मेथड का यूज में नहीं लेते। दूसरी चीज, जो कंपाउंड थर्मली अनस्टेबल है, क्या है भाई? थर्मली अनस्टेबल कंपाउंड। ठीक है? नहीं है? थर्मली अनस्टेबल का मतलब समझ गए, जैसे उसको गर्म करोगे वो डिकम्पोज हो जाए, उसका भी यहां पे अपन क्या नहीं करते, यानी कि हमें थर्मली स्टेबल कंपाउंड चाहिए। क्यों? क्योंकि जब इनलेट सिस्टम से हम उसको वेपोराइज करके और किसमें, वेपर फॉर्म में आयोनाइजेशन चेंबर में भेजेंगे तो उसको वेपर तो बनाएंगे ना, और वेपर बनाने के दौरान ही वो डिसोसिएट हो जाए तो क्या मतलब है ऐसे कंपाउंड का। तो जो थर्मली स्टेबल कंपाउंड होते हैं उन कंपाउंड्स का डिटेक्शन ईआई मेथड द्वारा या आयोनाइजेशन ईआई मेथड द्वारा नहीं कर सकते हैं। ये दिमाग में फिट कर लेना, आप कर सकते हो आराम से, बिल्कुल इजी मेथड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से। इंपोर्टेंट मेथड है ये, पहला मेथड है, इसके ऊपर डिटेल से क्वेश्चंस बनते हैं। इसकी लिमिटेशन भी मैंने बता दिया आपको। ठीक है? ये पॉजिटिव नेगेटिव हर प्रकार के आयन बनेंगे। लिमिटेशन भी बताती है कि कहाँ काम में नहीं लेना है आपको, एल्कोहल में काम में नहीं लेना है, ईथर में काम में नहीं लेना है, एमीन्स में काम में नहीं लेना है, एस्टर में काम में नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि मोलिकुलर आयन पीक या पेरेंट आयन पीक बनती नहीं है। क्लियर है? बहुत सिंपल सा है। अब चलते हैं अपन सेकंड मेथड के ऊपर, जिसको अपन ने क्या कहा है, सेकंड मेथड के ऊपर चलेंगे अपन।
जिसको अपन ने कहा है केमिकल आयोनाइजेशन, केमिकल आयोनाइजेशन, केमिकल आयोनाइजेशन, केमिकल आयोनाइजेशन। अब केमिकल आयोनाइजेशन में क्या है सुनना, हम यहां पे केमिकल आयोनाइजेशन में केमिकल स्पीसीज को पहले आयोनाइज करवाते हैं, ठीक है नहीं है, जिनको अपन बोलेंगे रिएजेंट स्पीसीज, रिएजेंट स्पीसीज। और रिएजेंट स्पीसीज कोई भी हो सकता है, जैसे आपका अमोनिया हो सकता है, मीथेन हो सकता है, टोलुइन हो सकती है, ठीक है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स, इस टाइप के अपन काम में ले लेते हैं रिएजेंट स्पीसीज, ठीक है नहीं है। तो करना क्या है, कुछ नहीं है, ये देखो, ये अपना क्या था, इनलेट सिस्टम, ये अपना इनलेट सिस्टम था, इनलेट सिस्टम है ना। और इस इनलेट सिस्टम से हम वो ही सैंपल को क्या कर रहे हैं, लीक कर रहे हैं, इसमें क्या करेंगे, किसमें, आयोनाइजेशन चैम्बर में, आयोनाइजेशन चैम्बर में, ठीक है। आयोनाइजेशन चैम्बर में क्या करेंगे बेटा, लीक करेंगे, और यहां से वही टंगस्टन फिलामेंट 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बीम लगाएगा। लेकिन यहां पे एटमॉस्फेयर में हमने अमोनिया, या तो एक काम करो CH4 ले लो, यहां पे एटमॉस्फेयर में हमने क्या किया है, CH4 को भर दिया है, और CH4 को भर दिया है, भरने के बाद क्या होगा वो बता रहे हैं अपन, ये डिफ्लेक्ट कर दिए जाएंगे जो भी आयंस बनेंगे आगे, है ना, और ये कहां जाएंगे, मास एनालाइजर की तरफ जाएंगे, ठीक है भाई। और यहां से हम इनलेट सिस्टम से जो अपना सैंपल है उसको भी लीक करेंगे, और लीक करेंगे तो इनके बीच में होगा मोलिकुलर कोलिजन, क्या होगा, मोलिकुलर कोलिजन, और मोलिकुलर कोलिजन के कारण यहां पे होगी रिएक्शन, समझ में आई। और रिएक्शन से बनेंगे आयंस, और वो आयंस जाएंगे इधर मास एनालाइजर की तरफ। कैसे बनेंगे आयंस, वही सिखाना है आपको, वही समझाना है। इसको रिएजेंट स्पीसीज बोल सकते हैं, इसको कैरियर स्पीसीज बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। चले भाई, तो देखो क्या होता है। तो सबसे पहले हमने CH4 लिया, और CH4 को हमने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, और ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। तो करेगा क्या, करेगा ये देख लो आराम से, ये लो भैया, ये बन गया 2 इलेक्ट्रॉन, बात समझ में आई। अब इसके पास आ गई 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी, तो ये 70 वोल्ट की इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है रख कर ये H रेडिकल निकाल सकता है, क्या निकाल सकता है, H रेडिकल, और ये CH3 कैटायन बनाएगा, कार्बो कैटायन बना दिया, और क्या निकाल दिया इसने, H रेडिकल निकाल दिया। ये जो आयंस बने हैं पहली दूसरी स्टेप में, इनको कहा गया है प्राइमरी आयंस, प्राइमरी आयंस, ठीक है भाई, क्या कहा गया है, प्राइमरी आयंस। और कुछ आयंस और भी बनते हैं, वो कहलाते हैं सेकेंडरी आयंस, यानी कि ये आयनाइज हो गए, तो अगर CH4 रेडिकल आपके मान लो कि CH4 के साथ रिएक्ट हो गया, तो एसिड बेस रिएक्शन देखी जाएगी, क्या मिलेगी, एसिड बेस रिएक्शन, प्रोटोनेशन, ये यहां पे प्रोटॉन दे देगा, प्रोटॉन देते ही यहां पे बन जाएगा CH5H रेडिकल की फॉर्म में मान लो यार, और यहां पे बन जाएगा आपका कौन, CH3 रेडिकल, ये भी हो सकता है। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि क्या दे सकता है भाई, आपका H रेडिकल के रूप में ये बाहर निकल सकता है, निकाल दिया अपन ने, CH3 रेडिकल भी निकल गया, ठीक है भाई। उसके बाद में क्या हो सकता है कि ये जो CH3 आपका है, CH3, ठीक है भाई, हाँ जी, CH3 पॉजिटिव, और ये जो CH3 पॉजिटिव है आपका, वो CH4 के पास आए, किसके पास आए, CH4 के पास, और ये बना ले C2H5 पॉजिटिव, और यहां से हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाए, ठीक है नहीं। आगे से आगे ये आयंस चलते जाएंगे, C2H7 बन जाएगा, C2H9 बन जाएगा, ये जितने भी आयंस बनेंगे आगे,
जैसे C2H7 बन गया, C2H9 बन गया, ये सारे सेकेंडरी आयंस कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? सेकेंडरी आयंस। और सेकेंडरी आयंस की इतनी ज्यादा भूमिका नहीं होती जितनी प्राइमरी आयंस की होती। अभी तो हमने सैंपल को डाला ही नहीं है, अभी तो ये रिएक्शन कर रहे हैं आपस में, अब सैंपल को डालेंगे अपन। तो यहां पे बेसिकली रिएक्शन जो होगी वो 3 प्रकार की होगी। पहली आपको बता दूं मैं, एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन, प्रोटॉन ट्रांसफर, है ना। एसिड बेस रिएक्शन बोल दो प्रोटॉन ट्रांसफर। और एसिड बेस रिएक्शन भी क्वाइट एनर्जेटिक होती है, प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन। जैसे मान लो कि आपका एम कोई कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है, जिसको करवाना है, उसको आपने गैसियस फेज में भेजा, गैसियस फेज में भेजा तो CH5 आया, CH5 इसको एक प्रोटॉन दे देगा और ये बनाएगा MH पॉजिटिव। क्या बनाएगा? MH पॉजिटिव, ठीक है। और यहां पे क्या बनेगा? CH4 बाहर निकल गया, ठीक है। अब ये जो बनाया है ये यहां पे जो कहलाएगा ये क्वासी मोलिकुलर आयन कहलाएगा, क्वासी मोलिकुलर आयन, क्वासी मोलिकुलर आयन। और इस मोलिकुलर आयन का M/E जो है M+1 पे आएगा, क्योंकि एक प्रोटॉन भी तो जुड़ गया, ठीक है नहीं है। मान लो कि मोलिकुलर EI से मोलिकुलर पीक आती 83 पर, EI से मोलिकुलर पीक आती 83 पर, तो यहां पे केमिकल आयोनाइजेशन से कहीं पे आएगी? 84 पर, एक ज्यादा पर आएगी। क्यों? प्रोटॉन जुड़ गया ना इससे, तो ये क्वासी मोलिकुलर आयन बन गया। और ये क्वासी मोलिकुलर आयंस आगे जाके क्या शो करेगा? शो फ्रेगमेंटेशन, शो फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन शो करेगा और बनाएगा डोट आयंस। क्या बनाएगा? डोट आयंस। और ये जो आयंस जितने भी आयन हैं ये सब डिफ्लेक्ट किए जाएंगे किधर? डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स मास एनालाइजर, और वहां जाके रिकॉर्डिंग या प्रेजेंस शो करेंगे। क्या करेंगे? प्रेजेंस शो करेंगे कि ये किस हिसाब से आ रहे हैं। आगे का प्रोसेस वही है, सेम। बस आपको यह बताना था कि यहां पे मोलिकुलर आयन जो बनता है वो क्वासी टाइप का होता है, और इसका जो M/E होता है मोलिकुलर आयन के कंपैरिजन में एक ज्यादा होता है, और ये फ्रेगमेंटेशन शो करेगा जो डोट आयंस में कन्वर्ट होगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या? अगर मान लो कि सेकेंडरी आयन पार्टिसिपेट ले, ठीक है नहीं है, सेकेंडरी आयन जैसे C2H5 पार्टिसिपेट ले रहा है साहब, ठीक है नहीं है, तो C2H5 पार्टिसिपेट लेगा तो इस M के पास अगर कोई प्रोटॉन है या कोई H है तो ये हाइड्राइड ट्रांसफर कर सकता है। ये क्या कर सकता है? H- ट्रांसफर, हाइड्राइड ट्रांसफर। और जब ये हाइड्राइड ट्रांसफर करेगा तो उसमें से एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, माइनस एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और ऊपर आ जाएगा प्लस का चार्ज, और ये बन जाएगा C2H6, न्यूट्रल हो गया नहीं तो हो गया। और ये क्या है? इसका M/E जो आएगा वो M-1 पर आएगा। ये भी क्वासी मोलिकुलर आयन है। क्या है? क्वासी मोलिकुलर आयन। अब की बार 83 पर ना आकर 82 पर आ रहा है। क्या आ रहा है? 82 पर आ रहा है। और कई बार क्या होता है, ये दूसरी कौन सी हो गई बेटा? हाइड्राइड ट्रांसफर हो गई क्या? हाइड्राइड ट्रांसफर। और कई बार क्या होता है? थर्ड, कई बार क्या होता है कि ये जो मोइटी आपकी बनी है CH3 पॉजिटिव, ये पॉजिटिव डायरेक्टली अटैच हो जाए तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो यहां पे M प्लस M CH3 जुड़ गया है यहां पे, और ये पॉजिटिव चार्ज पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर आ गया, ठीक है भाई। तो यहां पे अब की बार M/E कितना आया? बोले सर M+15, M+15 पर आएगा।
ये भी क्वासी मोलिकुलर आयन की कैटेगरी में आता है। बात समझ में आई? तो बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, ज्यादा हार्ड नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीके से आप बता सकते हो कि किस प्रकार से आयनाइज होगा। तो दो मेथड यहां पे कवर कर लिए हैं अपन ने। अब चलेंगे तीसरे मेथड के ऊपर, जिसको कहा गया है डिसॉर्प्शन आयोनाइजेशन मेथड।